प्यारे बच्चों, मैं रामेश्वर प्रसाद तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। ये चौथा वीडियो है साइटोलॉजी का। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका जीवन की इकाई के रूप में ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ये चौथा पार्ट उसका सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन कहें, इसके कई नाम ले सकते हैं आप। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, LEMMA, प्लाज्मा लेमा। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा बायो मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो भी कहना हो, जैव झिल्लियाँ, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन, तो बहुत ढेर सारे नामों से कुल मिलाकर के एक शब्द में कहा जाए तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, बायो मेम्ब्रेन्स हैं। सभी झिल्लियाँ लगभग संरचना में एक जैसी होती हैं, इसलिए बहुत प्रॉब्लम नहीं है। आजकल इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से ही जानते हैं। जनरली इसको सेल मेम्ब्रेन शब्द प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये वास्तव में बहुत ही सूक्ष्म, पतली, लचीली, अल्ट्रा थिन, ULTRA, अल्ट्रा थिन माने कहने का मतलब अत्यंत पतली, सूक्ष्म जिसको कह सकते हो, पतली। और कैसी है ये? परमिएबल है, लचीली है, डायनामिक है। डायनामिक यानी गति करने वाली है, गति करेगी। और सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली माने कहने का मतलब चयनात्मक, परमिएबल। ये चयनात्मक ध्यान रखेंगे, और परमिएबल है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके आर पार पदार्थों का चयन करती है कि किसको अंदर जाना चाहिए, पदार्थ को, मैटर को, किसको नहीं जाना चाहिए। इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल है, माने चयनात्मक, पारगम्य यानी किन पदार्थों को अंदर जाने देना, किनको रोकना है। इस तरीके की ये मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन कहाँ? सभी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, सभी कोशिकाओं के चारों तरफ उपस्थित होती हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, इनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन्ड होती हैं, जानते ही हैं। कुछ ऐसे कोशिकांग हैं, स्फीरोसोम्स, लाइसोसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स, लोमासोम्स, इनके चारों तरफ सिंगल लेयर से बनी होती है, एक परतीय झिल्ली होती है, बट पाई जरूर जाती है। जो वैक्यूल्स होती हैं, उनके चारों तरफ झिल्लियां पाई जाती हैं, उनको टोनोप्लास्ट कहते हैं। वहां पर टोनोप्लास्ट नाम दिया जाता है। तो ये परिचयात्मक है कि समस्त कह लीजिए जीवधारी हो, चाहे पौधे हो या जंतु, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट्स हो, सभी के चारों तरफ सेल वाल, अगर प्लांट सेल है तो सेल वाल के ठीक नीचे, जंतु कोशिका है तो सेल वाल होती नहीं है, बाहर एक अर्धपारगम्य, लचीली यानी सिलेक्टिवली परमिएबल, डायनामिक और अल्ट्रा थिन मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। जनरली ये झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सबसे पहले ध्यान देंगे, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है झिल्ली, और इसके संदर्भ में ये ध्यान में आना चाहिए, सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म की सराउंडिंग है, कोशिका द्रव्य को कह लीजिए कि चारों तरफ से ये कवर्ड किए रहती है, घेरे रहती है। अब रही बात सेल मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले
1855 में सबसे पहले नगेली वैज्ञानिक हैं, सी नगेली और सी क्रैमर सी ध्यान रखेंगे, क्रैमर, ये दो साइंटिस्ट हैं, या नगेली एंड क्रैमर कह सकते हो। इन दोनों ने किस सन में 1855 में 1855 में सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन टर्म दिया। सेल मेम्ब्रेन शब्द सबसे पहले किसने दिया पूछ सकता है, तो आप क्या बताओगे? नगेली एंड सी क्रैमर, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दिया था। और इन्होंने उसके लिए देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन शब्द दिया। दूसरी बार आए इसके बाद में कौन वैज्ञानिक है? J.Q. प्लोब ने सबसे पहले इसके लिए प्लाज्मा लेमा शब्द का प्रयोग किया था। प्लाज्मा लेमा शब्द किसने दिया था? J.Q. प्लोब ने। प्लाज्मा LEMMA, ये भी पूछ देता है। प्लाज्मा लेमा शब्द सबसे पहले किसने दिया? J.Q. प्लोब ने। ये इन्होंने लगभग जो है कह लीजिए कि बहुत बाद में 1931 के आसपास ये शब्द इनके द्वारा दिया गया था। सन का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ हिस्ट्री नहीं है, बायो है, पर ध्यान में रखना चाहिए। तो अब ये जो झिल्ली है, इनमें समझाने के लिए समय समय पर साइंटिस्टों ने कई मॉडल दिए हैं। अब देखेंगे संक्षिप्त में थोड़ा कितने मॉडल दिए गए, इसके बारे में क्या जानकारी दी गई। तो सबसे पहले इसके संदर्भ में सैंडविच मॉडल ऑफ डेनियली डेविडसन, पहला मॉडल जो आया था सैंडविच मॉडल ऑफ डेनियली डेनियली एंड डेवसन डेनियली डेवसन, इन्होंने दिया था मॉडल। डेनियली डेविडसन ने दिया था लगभग 1935 में मॉडल आया था डेनियली डेविडसन का। इन्होंने डेनियली डेविडसन ने सैंडविच मॉडल कह सकते हैं, डेनियली डेविडसन का सैंडविच मॉडल, हिंदी में लिखना होगा तो लिख लेंगे डेनियली डेविडसन एवं डेविडसन का सैंडविच मॉडल। डेनियली डेविडसन का कौन सा मॉडल कहलाएगा? ये सैंडविच मॉडल को बोलते हैं, लेमिनर मॉडल भी, सैंडविच मॉडल, या इसको एक कह सकते हैं आप लेमिनर सिद्धांत के नाम से भी कर सकते हैं। एक दिमाग में आपके रहना चाहिए। तो सैंडविच मॉडल पहला मॉडल आया था, डेनियली डेविडसन के द्वारा दिया गया था। डेनियली डेविडसन सैंडविच मॉडल, लेमिनर सिद्धांत भी कर सकते हैं। इस मॉडल में, इस सिद्धांत में इन्होंने देखिए मुख्य रूप से जो बातें समझाई थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपिड और प्रोटीन की जनरली बनी होती है, जिसमें लगभग बाहर की ओर अगर कह लीजिए तो प्रोटीन की लेयर होती है और अंदर की तरफ जो है लिपिड की लेयर होती है। यानी दोनों तरफ बाहर से प्रोटीन होगा और अंदर की तरफ क्या होगा? लिपिड स्थित होगा।
कंडीशन कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस मॉडल में, रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया था, तो इन्होंने, रॉबर्टसन का इसके बाद आएगा, इन्होंने जो मॉडल दिया था तो झिल्ली की जो थिकनिंग है बताया कम से कम 75 से 100 एंगस्ट्रॉन होती है, थिकनिंग उसकी होती है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो माने मॉडल दिया गया उसमें ये बताया गया। और इसमें जो क्रम होता है जुड़ने का, लिपिड पहले प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड, लिपिड फिर प्रोटीन, PLLP, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, इस तरीके से इन्होंने बताया। मॉडल से देखें तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा किस प्रकार का मॉडल दिया गया था। उनका ये कहना था बाहर की ओर ये प्रोटीन की लेयर होती है, ये कुछ डायग्रामेटिक देखें, ये प्रोटीन की लेयर है। इसके बाद में यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रोटीन लेयर के बाद में लिपिड की लेयर होती है, उनका ये कहना है, ये लिपिड की परत है। तो ये आकार थोड़ा इनका छोटा हो गया, कहे तो फिर से कर दे बड़ा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखें, ये प्रोटीन लेयर है, प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर, और ये बीच में ध्यान रखेंगे लिपिड लेयर, लिपिड लेयर, और ये फिर से प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर। ये तीनों मिला करके कहा उन्होंने कि 75 से लगभग 75 से 100 एंगस्ट्रॉन पूरी मेम्ब्रेन की जो थिकनिंग होती है 75 से 100 एंगस्ट्रॉन होती है। ये दिमाग में बात रहनी चाहिए आपके। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं की इन्होंने। यहाँ पर एक बात इन्होंने जरूर जोड़ी थी कि इन झिल्लियों के बीच बीच में कुछ प्रोटीन जो लेयर्स हैं उनके बीच बीच में कुछ पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं के बीच में, और उन पोर्स में लगभग ध्यान रखेंगे 7 to 10 एंगस्ट्रॉन डायमीटर के होते हैं। जो पोर होते हैं झिल्लियों में, पोर की बात करें 7 to 10 ध्यान रखेंगे एंगस्ट्रॉन के ये होते हैं। डायमीटर यानी व्यास इनका होता है, छिद्र का जो व्यास होता है वो 7 से लगभग 10 एंगस्ट्रॉन होता है। इस प्रकार की बात डैनियली और डेविसन ने बताई थी। जो लिपिड होते हैं ध्यान रखना, ये 2 लेयर देख रहे हैं लिपिड के, इसीलिए तो आपने लिखा था, इसके लिए क्या लिखा था, PLLP, प्रोटीन लेयर, लिपिड लेयर, लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर। यानी आउटर प्रोटीन लेयर, मिडिल लिपिड लेयर है, 2 उसकी परतें हैं, और फिर प्रोटीन की सबसे इनर जो लेयर देखेंगे वो किसकी लेयर है, प्रोटीन की परत होती है। तो ये सिद्धांत सबसे पहले दिया गया था, इसको ध्यान रखें। अगला सिद्धांत जो आया इसके बाद में जो सिद्धांत आया रॉबर्टसन ने दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। किसने दिया, रॉबर्टसन। रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन का ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का मतलब हुआ इकाई झिल्ली मॉडल। रॉबर्टसन का इकाई झिल्ली मॉडल लिखना चाहे लिख सकते हैं। रॉबर्टसन का
इकाई झिल्ली मॉडल। रॉबर्टसन का इकाई झिल्ली मॉडल, यानी रॉबर्टसन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इकाई झिल्ली परिकल्पना प्रस्तुत की थी, और ये 1959 में लगभग आई, 1959। डेनियल डेविडसन ने 1935 में दिया था, इन्होंने 1959 में लगभग ये मॉडल प्रस्तुत किया, थोड़ा सा इसमें संशोधन किया, और इन्होंने मुख्य रूप से ये इसको लाइपोप्रोटीन मॉडल भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम हुआ लाइपोप्रोटीन मॉडल। लिपिड प्रोटीन का बना हुआ चूंकि रहता है, इसलिए इसको कहा लाइपोप्रोटीन मॉडल। रॉबर्टसन ने भी लगभग वही बातें बताई है पूरी, कि जो ये झिल्ली होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये डायनामिक होती है, अल्ट्राथिन होती है, और ये उपयोगी पदार्थों को अंदर जाने देती है, अनुपयोगी पदार्थों को रोक देती है। और ये जो झिल्ली होती है ये कह लीजिए कि सभी पेड़ पौधे जंतुओं के चारों तरफ, पौधों के सेलवाल के ठीक नीचे, जंतुओं के सबसे बाहर की ओर, कोशिकांगों के चारों तरफ इस तरीके की झिल्लियाँ उपस्थित होती हैं, जो चयनात्मक होती हैं, सिलेक्टिव होती हैं, जो आवश्यक और उपयोगी पदार्थों को अंदर जाने देती हैं, परंतु अनुपयोगी पदार्थों को क्या करती है, ये रोक देती है। ऐसे भी आप देखिए, अभी आप तेल लेकर के, अपने झिल्ली तो है, तेल लगकर आप रगड़िए, अंदर जाने देगी। कोई दवा ले लीजिए, रगड़िए, अंदर जाने देगी जिसकी उपयोगिता है। बट पानी लेकर के रगड़ते रहिए तो पानी आपके अंदर नहीं जाए। दिन भर हाथ पानी में डाल के रखे रहिए, पानी अंदर नहीं जाएगा, वो रोकेगा। एक सबकी एक मर्यादा है, सीमा है, कहाँ तक इसकी उपयोगिता है। तो ये चयनात्मक झिल्लियाँ कुल मिलाकर के होती हैं। रॉबर्टसन ने कहा कि ये झिल्ली चाहे कहीं भी हो, जिस झिल्ली की उन्होंने परिकल्पना की, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो उन्होंने दिया, इसमें बताया कि झिल्ली की जो थिकनिंग होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो झिल्लियां पाई जाती हैं इनकी थिकनिंग होती है 75 एंगस्ट्रॉम। एक झिल्ली के अगर मॉडल में अगर आप देखें कि किस तरीके की इनकी रचना होती है, तो ये लिपिड, सबसे बाहर की ओर प्रोटीन की लेयर है, और ये लिपिड की बाइपोलर लेयर, 2 लेयर होते हैं। तो ये लिपिड के 2 लेयर बाइपोलर, और ये प्रोटीन का लेयर। ये ध्यान देंगे, ये है, ये प्रोटीन का लेयर है, OUTER, आउटर, PROTEIN, प्रोटीन लेयर, सबसे बाहर प्रोटीन का लेयर है। और ये सबसे भीतर भी इनर प्रोटीन लेयर, ये प्रोटीन का लेयर है। और ये बीच में ध्यान दें, ये लिपिड लेयर, मिडिल लगा देते हैं, मिडिल लिपिड लेयर, मिडिल लिपिड लेयर, ये लिपिड की बनी हुई परत होती है बीच में। और इसमें विभाजन भी कर ले आप, ये प्रोटीन की जो लेयर होती है 20 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है,
और ये भी प्रोटीन की जो इनर लेयर है 20 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है, थिकनिंग होती है उसकी। और लेकिन ये जो बीच में लिपिड लेयर है इसकी 35 एंगस्ट्रॉन 35 एंगस्ट्रॉन इसकी थिकनिंग होती है। कुल मिलाकर के कितना हो गया 75 एंगस्ट्रॉन। तो ये झिल्लियों की थिकनिंग की बात जो की गई थी, तीनों झिल्ली की अगर थिकनिंग की बात करेंगे 75 एंगस्ट्रॉन जो है ये झिल्ली मोटी होती है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अब इसी में एक चीज और है कि ये जो कह लीजिए यहाँ ऊपर हम बना ले रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि सबसे बाहर की ओर प्रोटीन होती है, प्रोटीन डेंस लेयर उसका सघन स्तर होता है सबसे बाहर की ओर, और ये 20 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है। इसके बाद सबसे अंदर की ओर भी प्रोटीन होती है डेंस लेयर 20 एंगस्ट्रॉन मोटा, लेकिन बीच में मिडिल जो लेयर होती है ये लिपिड की बनी होती है, और ये लिपिड की बनी लगभग 35 एंगस्ट्रॉन, कुल मिलाकर के 75 एंगस्ट्रॉन मोटी ये झिल्ली होती है। और इन्होंने इसके लिए यूनिट मेम्ब्रेन इसलिए कहा, सभी जगह लगभग इसी तरीके की झिल्लियां इकाई झिल्ली परिकल्पना पाई जाती है। इसमें जो लिपिड है ध्यान रखेंगे इसका व्यवहार दो तरह का होता है। अगर लिपिड की रचना आप देखें तो इस तरीके से ये एक उसमें प्रोटीन की लेयर होगी, ये लिपिड में कह लीजिए पोलर एंड होगा, ये पोलर एंड POLAR, पोलर जो एंड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जल स्नेही, पानी को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसके बाद में ये बीच में ध्यान रखेंगे इसका नेक वाला हिस्सा ये जैसे हेड हो जाएगा, हेड, तो ये वाला हिस्सा ग्लिसरॉल का बना होता है, ये ग्लाइसेरॉल का बना होता है, ये नेक कहलाएगा, इसको बोलेंगे नेक वाला हिस्सा है। और इसके बाद जो कह लीजिए लेयर है ये नॉन पोलर एंड कहलाएगा, ये ध्यान देंगे नॉन पोलर एंड है। ये टेल वाला हिस्सा होगा, ये किसका बना होगा, टेल वाला हिस्सा फैटी एसिड का लगभग बना होता है। किसका बना होता है, फैटी फैटी एसिड का, फैटी एसिड टेल बना। ये कैसा है, हमने पहले ही बताया कि ये नॉन पोलर एंड है। इसको क्या कह रहे हैं आप, नॉन, यही लिख दे रहे हैं, पोलर एंड। और ये है हाइड्रोफोबिक, कैसा है, कैसा है ये भाग, इतना इधर लिख दे रहे हैं, हाइड्रोफोबिक PHOBIC HYDROPHOBIC, हाइड्रोफोबिक जल विरागी। ये जल स्नेही पानी को अवशोषित कर सकता है पर आगे का हिस्सा पानी को अवशोषित नहीं करेगा। जल विरागी, जल से विरक्त है, जल से दूर रहना चाहेगा, दूर है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए पानी अंदर आर पार नहीं जा पाएगा, इसलिए तो रोकते हैं। तो ये ध्यान में आना चाहिए कि ये पोलर एंड है, और इधर ये नॉन पोलर माने ऊपर वाला ये भाग जो होता है पोलर एंड कहलाता है, हेड कर सकते हो। और ये हाइड्रोफिलिक होता है, जल स्नेही होता है। और ये बीच में जो बना हुआ भाग है देख रहे हैं ये ग्लिसरॉल का बना, फैटी एसिड ग्लिसरॉल का बना हुआ नेक वाला हिस्सा होता है, इसी के नेक। और टेल वाला हिस्सा जो होता है ये फैटी एसिड का बना होता है, ये नॉन पोलर एंड होता है। ये हाइड्रो कैसा है, ये फोबिक, ये ध्यान देना, यहाँ हाइड्रोफिलिक लिखा है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जल स्नेही, जल स्नेही, ध्यान देना। और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जल विरागी, विरागी, जल लगा लेना इसमें, जल विरागी, जल विरागी सिरा। ये इस तरीके का मॉडल जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सबसे पहले रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। लास्ट मॉडल इनको बहुत ज्यादा देखिए महत्व नहीं दिया गया इन झिल्लियों को, क्योंकि इनकी परमेबिलिटी पर जो है बहुत ढेर सारे प्रश्न खड़े किए गए, कैसे बहुत ढेर सारे पदार्थ अंदर चले जाते हैं। तो अगर ये इस रूप में रहेंगे तब तो संभव नहीं है, इसलिए आगे जो मॉडल आया
वो है सबसे ज़्यादा परीक्षा में आने वाला, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सभी लगभग वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार्य, सबने उसको स्वीकार किया है मॉडल को। और वो मॉडल जो है आप जहाँ ध्यान देंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। द्रव मोज़ेक सिद्धांत जो भी कहें, और ये दिया था एस.जे. सिंगर ने, एस.जे. सिंगर एंड निकोलसन नाम का साइंटिस्ट है, निकोलसन। ये ध्यान रखना, ये बहुत पूछ देता है। सिंगर और निकोलसन मॉडल, सिंगर और निकोलसन का द्रव मोज़ेक मॉडल, ये लगभग 1972 में आया था, 1972 में। काफी फेमस मॉडल है, लगभग सभी वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार्य है, सबने लगभग इसको स्वीकार किया। इस मॉडल में क्या कहा गया है, सिंगर और निकोलसन ने कहा कि देखिए किस तरीके से पदार्थों का आवागमन संभव हो सकेगा। तो उन्होंने बताया कि देखिए इस मॉडल में द्रव मोज़ेक मॉडल जो कहा जा रहा है, कहने का मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अर्ध तरल है, ये सेमी फ्लूइड कह लीजिए मॉडल है। इसमें प्रोटीन ठोस कहना है और लिपिड को तरल कहना या लिपिड को ठोस कहना संभव नहीं है। अर्ध तरल मॉडल कह सकते हैं इसको, तरल मॉडल मोज़ेक मॉडल इसीलिए कहा ही गया इसको। तो इसमें उनका ये कहना है कि प्रोटीन जो होती है वो जरूर ठोस रूप में होती है, परंतु लिपिड जो होती है वो लिक्विड रूप में होती है, तरल रूप में होती है। इस तरीके से प्रोटीन एज आइसबर्ग इन दी सी ऑफ लिपिड, यानी समुद्र रूपी लिपिड में प्रोटीन रूपी बर्फ तैर रही है। प्रोटीन एज आइसबर्ग यानी प्रोटीन कैसी है, ठोस है, लिपिड कैसी है, तरल रूप में है। तो इन द सी ऑफ, पूरा कर ले इसको, इन द सी ऑफ, इन द सी ऑफ कहाँ पर है, लिपिड की सी ऑफ लिपिड, यानी कह सकते हो इसको कि ये लिपिड रूपी समुद्र में, लिपिड कैसी है, द्रव रूप में है, ये समुद्र की तरह उसको कह रहा है। ये लिपिड कैसी है, समुद्र की तरह है। और जो प्रोटीन है इनके जो भूस्खलन की तरह है, भूखंड की तरह है, बर्फ की तरह है। बर्फ जैसे पानी में तैरती है तो बर्फ का कुछ हिस्सा कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। तो लिपिड पानी के रूप में है, लिपिड रूपी जल में कह लीजिए बर्फ रूपी भूस्खलन प्रोटीन जो जिसको कह रहे हो वो तैर रही है। तो प्रोटीन का कुछ हिस्सा बाहर होगा, प्रोटीन का कुछ हिस्सा अंदर होगा। भाई बर्फ पानी में तैरेगी तो क्या ऊपर ही केवल, उसका कुछ हिस्सा उसके अंदर भी तो धंसा होगा। इसलिए उसको पच्चीकारी, मोज़ेक माने होता है पच्चीकारी, इस तरीके से पच्चीकारी की स्थिति देखने के लिए भी उनका ये कहना है। तो यहाँ पर जो बातें आई हैं इनको किस रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बात कही गई, देखिए ध्यान दीजिए कि जो सिंगर निकोलसन ने मॉडल दिया कि प्रोटीन जो होती है, ध्यान रखेंगे इसकी स्थिति बाहर भी हो सकती है। जैसे ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कतें महसूस करते हैं बच्चे, जबकि बहुत ही आसानी से आप डायग्राम बनाए। प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये प्रोटीन है, प्रोटीन है अंदर धसी हुई पोजीशन में, उसको आप दिखा सकते हैं। ये भी दिखा सकते हैं कि ये प्रोटीन है,
कहीं भी दिखाएंगे चलेगा। ये अब लिपिड की बात करते हैं तो यहाँ पर लिपिड दिखा लीजिए। जैसा पूर्व में बना चुके हैं आप लिपिड, उसी तरीके से प्रदर्शित कर देना है। इधर भी है ये सब इधर लिपिड ही होगी, आपको ध्यान में रहना चाहिए। इधर भर देंगे सब, ये लिपिड है। ये लिपिड अंदर धसी हुई है। मोज़ेक यानी पक्षीकारी। ये कहलाएगी, ध्यान रखेंगे, बाहर की ओर जो प्रोटीन है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये बाहर है प्रोटीन। इसको पेरिफेरल प्रोटीन भी बोल सकते हो, पेरिफेरल प्रोटीन भी कर सकते हो। और ये जो है ये प्रोटीन कहलाएगी इंट्रिंसिक, TRINSIC, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, अंदर है। तो ये प्रोटीन की जो लेयर होती है, ध्यान देंगे, ये अंदर बाहर कहीं भी हो सकती है। जो बाहर है आउटर प्रोटीन हो जाएगी, और पेरिफेरल कह लीजिए, आउटर कह लीजिए, परिधीय प्रोटीन होगी, और लिपिड बीच में होगी। प्रोटीन के कुछ भाग कह रहे हैं कि अंदर भी है, देख रहे हैं आप, वो इंट्रिंसिक है। और इंट्रिंसिक जो प्रोटीन हम लोग कह रहे हैं, यानी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ये दो प्रकार की प्रोटीन्स हैं। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, जो बाहर होती है, ये लिपिड से प्रबलता से चिपकी नहीं रहती, बड़े आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, यानी ये उससे पृथक ही रहती है। तो एक्सट्रिंसिक है, पेरिफेरल है। बट जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, जो अंदर प्रोटीन पाई जाती है, वो प्रबलता के साथ कह लीजिए वो आर पार की उसकी स्थिति है लिपिड में, अंदर बाहर दोनों है, आर पार है। और लिपिड का जो हिस्सा, ध्यान रखेंगे, लिपिड का जो हिस्सा कह लीजिए कि प्रोटीन का जो हिस्सा लिपिड के अंदर होता है, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, नीट का प्रश्न है, पीएमटी में सैकड़ों बार आ चुका है, नर्सिंग आया है, लोग ध्यान नहीं देते। प्रोटीन का जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, उसका जो हिस्सा लिपिड से जुड़ा होता है, अंदर धसा रहता है लिपिड में, उसको बोलते हैं डोमेन। वो भाग उसका डोमेन कहलाएगा, ध्यान रखना। कौन सा हिस्सा डोमेन कहलाता है? अच्छा, इनमें दो भागों में बांटा गया है। एक तो इंट्रिंसिक प्रोटीन को कर सकते हो, दो भागों में आप बांट सकते हो, एक है सिस और दूसरी है ट्रांस। सिस बाहरी हिस्सा होता है इंटीग्रल प्रोटीन का, जो लिपिड से थोड़ा बाहर रहता है, और जो ट्रांस जो अंदर रहता है, लिपिड के अंदर जो धसा रहता है, वो कहलाता है ट्रांस। और ट्रांस में भी वो हिस्सा जो कह लीजिए लिपिड के साथ अंदर धसा है, जुड़ा है मजबूती से, वो हिस्सा कहलाता है डोमेन। उसके लिए टर्म प्रयोग करते हैं डोमेन शब्द प्रयोग करेंगे, यानी लिपिड में जो उपस्थित है प्रोटीन का वह हिस्सा, वह भाग जो लिपिड में उपस्थित है, प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है वो? लिपिड में। ध्यान रखेंगे, विच पार्ट ऑफ
प्रोटीन प्रेजेंट इन लिपिड, लिपिड में जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? दीज आर डोमेन, उसके लिए टर्म यूज करते हैं डोमेन। तो यहाँ पर प्रोटीन की दो कंडीशन है, ये एक पेरिफेरल प्रोटीन है, दूसरा उसी को एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, और दूसरा इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इनर प्रोटीन भी बोल सकते हैं इसको, इंटीग्रल प्रोटीन बोल सकते हैं, जो भी बोलना हो। और ये प्रोटीन बता दिया गया है कि अंदर की ओर होती है, और इसमें भी दो भाग बांट दिए गए, सिस है और ट्रांस है। सिस भाग जो होता है, ध्यान रखेंगे, लिपिड के आधे उसमें रहता है, भाग में कह लीजिए जुड़ा रहेगा वहाँ पर, और द्रव लगभग जो हिस्सा उसका है उस वाले भाग में जाएगा, उसके ऊपर ही रहेगा। और लिपिड के जो आर पार जाने वाली होगी वो ट्रांस प्रोटीन होगी, उसका कुछ भाग जो उसमें जुड़ा होगा, लिपिड के साथ बना होगा, वो कहलाता है डोमेन, कहलाता है, उपस्थित होगा जो डोमेन में। तो यहाँ पर ये पूरी कंडीशंस जो है क्लियर है, इनको आपको ध्यान में रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ध्यान रखेंगे कोशिकाओं के अंदर आवागमन में काफ़ी जो है रोल अदा करती है, किन पदार्थों को अंदर जाना है, किन को रोकना है। ये सेमी परमिएबल होती है, चयनात्मक होती है, सिलेक्टिंग मेम्ब्रेन होती है। यह बहुत ढेर सारी इनकी उपयोगिता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में उपस्थित होते हैं, आपको मालूम होगा, जो है पदार्थों के विनिमय में सहभागी होते हैं, डेस्मोसोम्स पाए जाते हैं। और वहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसके अलावा जैसे हमारे आहार नाल की है, वहाँ माइक्रोविलाई होती है, याद होगा, इंटेस्टाइनल विलाई होती है, काफ़ी सरफेस को बढ़ाती है और भोजन के अवशोषण में सहभागी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और ये मॉडल से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनको भली भांति आप पढ़ लेंगे और तैयार कर लेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अगला पार्ट हम इसके बाद शीघ्र ही लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। तैयार करें।